नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रंजन अभिषेक। यह हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात एक सफल हस्ती के साथ। दरअसल हम सभी लोग जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, धन, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, यश की कामना करते हैं। और यह संघर्षपूर्ण सफ़र जो है वो आसान तब हो जाता है जब किसी ऐसे हस्ती की कहानी हमें पता चलती है जो उन पगडंडियों पर चलकर सफलता हासिल करते हैं, जो गांव के उस रास्ते से निकलकर और देश के सबसे बड़ी मंदिर लोकसभा तक पहुंचते हैं या अनन्य क्षेत्रों में अपनी सफलता का एक मिसाल कायम करते हैं। और उन ऊर्जावान दर्शकों के लिए जो हमसे जुड़े हैं, उनके लिए 10 न्यूज़ लगातार ऐसे हस्तियों के साथ आपको रूबरू कराता रहता है जिससे आपका यह पूरा का पूरा सफ़र और भी आसान हो जाए। इस कड़ी में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। भारत सरकार के पूर्व संस्कृति एवं पर्यटन और नगर विमानन राज्य मंत्री, गौतम बुद्ध नगर से वर्तमान लोकसभा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हम सर से जानेंगे 2-3 चीज़ें। सफलता का मूल मंत्र क्या है, हालांकि वो कोई एक नहीं हो सकता, वो संघर्ष क्या है और सफलता के टिप्स क्या हैं। ये कार्यक्रम खास करके उन सभी छात्रों, युवाओं और दर्शकों के लिए है जो संघर्षपूर्ण जीवन में हैं और सफलता हासिल करने की कहीं न कहीं मन में शिद्दत से चाहत है। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो सर, आप कई लोगों के रोल मॉडल हैं जो युवा हैं, उनके आपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अपनी एक लाइन खींची है। तो ये सफलता प्राप्त करने का अगर एक पूछा जाए कि जीवन में सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है या क्या मैटर करता है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सफलता हर व्यक्ति की अपेक्षा है, आकांक्षा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो सफल नहीं होना चाहता। और मैं समझता हूँ कि सफलता की उन ऊंचाइयाँ छूने के लिए हमारी प्रेरणा स्रोत, हमारे प्रेरक कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें प्रेरित करती हैं सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए। सफलता और खुशी इस सिक्के की 2 साइड हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सफल हों और खुश भी हों। हाँ, ये सच है कि अगर आप खुश हैं तो सफल ज़रूर होंगे। सफलता के लिए अगर आप एक शब्द में मेरे जीवन को अगर आप कहेंगे डिफ़ाइन करना, वैसे तो लंबा विषय इस पर घंटों बोला जा सकता है, तो एक शब्द में कहेंगे तो एम्पैथी शब्द जो मेरे जीवन का क्रक्स रहा कि अपना पाँव दूसरे के जूते में डालकर देखो। मैं अपेक्षाएं के साथ अगर किसी से बात करूं और वो मेरी अपेक्षाएं पूरी ना हो तो आप समझिए जीवन के अंदर निराशा, जीवन के अंदर कुंठा, जीवन के अंदर ऐसी भावना आएगी कि जो आपको आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं आपके कदम रोक लेगी। एक ऐसा जीवन जो आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के विहीन तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा जीवन संभव नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके अपनी अपेक्षाएं और अपनी आकांक्षाओं को अगर आप कम रखेंगे तो सफलता आपके कदम स्वयं चूमने आएगी। सफलता के लिए कोई साधन बहुत बड़े होना ज़रूरी नहीं है। सफलता सिर्फ ये नहीं कि आप किसी बड़े परिवार में पैदा हो गए। सफलता सिर्फ इसलिए नहीं कि आप भाग्य रेखाओं की तरफ अपना जीवन देखते हो कि मेरे जीवन में भाग्य रेखाएं क्या कहती हैं। सफलता सिर्फ वो नहीं कि आप मेहनत कितनी करते हैं। अगर मेहनत करने वाले ही सारे सफल होते तो एक मजदूर बेचारा दिन भर 8 घंटे पत्थर तोड़ता है, 2 जून की रोटी नहीं पवाता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो बड़े घरों में पैदा हुए और अंत में इतनी बड़ी स्थिति हुई कि लाश के टुकड़े तक नहीं मिले। जो भाग्य रेखाओं पर निर्भर होकर जो काम करते हैं, मैं समझता हूँ भाग्य रेखाएं भी का भी अपना महत्व है, लेकिन इन तीनों चीज़ों का सम्मिश्रण अपने साथ रहने वाले परिजनों और सहयोगियों का साथ, अपने बड़ों का आशीर्वाद, शुभचिंतकों की शुभकामनाएं, ये सब मिलकर कहीं ना कहीं आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि 10 न्यूज़ के माध्यम से अगर आप सफलता का एक आइकॉन देखना चाहते हैं जिन्होंने अपने छोटे से जीवन से शुरुआत की और आज देश के नहीं विश्व के नेता के रूप में जिनकी पहचान है, वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके साथ मुझे 4 मंत्रालयों में काम करने का मुझे मौका दिया उन्होंने मुझे,
तो मैं समझता हूँ उनके जीवन को भी आप पढ़ लें। मेरा जीवन में ऐसा कुछ इतना बड़ा पढ़ाने लायक नहीं है। हम ये कुछ जो जीवन के मूल मंत्र थे, जो हम सब लोग अपने परिजनों से प्राप्त करते हैं, अपने ग्रंथों से, गीता से, महाभारत से, रामायण से, इनसे जो सीखते हैं, वही आपके लिए सफलता के कुंज बन जाते हैं। लेकिन इस सफलता के लिए जो सबसे बड़ा मूल मंत्र स्वामी विवेकानंद ने दिया है कि अपना लक्ष्य निर्धारित रखें और लक्ष्य की ओर बढ़ते चले। रास्ता अगर गलत भटक गए तो लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी। सर, आपने एक बहुत अहम बात की कि इस सफलता के सफ़र में खुशी का एक अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान। अगर हम आपके लाइफ को देखें या आपकी वो पूरी जीवन यात्रा देखें, संघर्ष के दिन से आज जिस बुलंदी पर आप हैं, हॉबीज़ का क्या रोल है? किताबें पढ़ना, फिल्म देखना, इसका क्या भूमिका है इस पूरे जीवन में? देखिए, पूरा जीवन एक अपने आप में एक कहानी है, अपने आप में एक फिल्म है। हम उसके किरदार हैं और इसमें हर चीज़ का, कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किन के साथ बैठते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, कौन सी फिल्में देखते हैं, इन सब का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने ज़िंदगी में 2 कस्में खाई कि मैं ज़िंदगी में 1 रुपये की लॉटरी की टिकट खरीद कर 1 करोड़ रुपए की अपेक्षा नहीं करूँगा, क्योंकि वो 1 रुपये की टिकट से जो 1 करोड़ रुपए आएगा वो कोई ना कोई व्याधियाँ लाएगा। तो वह मेरे जीवन का एक हिस्सा था। मैंने कभी जुए की रूप में जो पैसा कमाया जाता है, और दूसरा मैंने और कहा कि मैं सिर्फ अपने जीवन के अंदर ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ता हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे सामने जो लाइब्रेरी भी लगी हुई है, उनमें 95% पुस्तकें सिर्फ बड़े लोगों की, महापुरुषों की ऑटोबायोग्राफीज़ हैं। और मैं एक वोरेशियस रीडर हूँ, जो फ़्लाइट में डालते हुए मैं अपने साथ कोई किताब ले जाता हूँ। फ़्लाइट से उतरता हूँ तो तब तक वो किताब ख़त्म हो चुकी होती है, काफ़ी कुछ पन्ने उसके पूरे कर चुका होता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये हॉबीज़, ये सब मिलकर, और संगति, ये सब मिलकर आपको कहीं ना कहीं इस सफलता की ओर आगे ले जाती है। अभी जब सुबह मैं आया था यहाँ आपसे मिलने और इस विशेष कार्यक्रम को लेकर, तकरीबन सैकड़ों लोगों का जो है यहाँ जमावड़ा दिखा और जानकारी मिली कि ये डेली रूटीन का एक हिस्सा है कि लोग आते हैं, लोग मिलते हैं। तो ये जो पूरा व्यस्त तम कार्यक्रम है दिन भर का, इसके बाद भी लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, आप सांसद हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं उस बाबत, तो ये मोटिवेशन जो है ये कि डेली फिर से सुबह तैयार होकर वो तरोताज़ा आ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, कहाँ से आता है ये मोटिवेशन? देखिए, ये मैं अपने 40 साल के अपने जीवन में, इस वक्त 62 वर्ष से मेरी आयु है, तो 40 साल के अपने जीवन में ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा है और मेरी पेशे की रिक्वायरमेंट भी है। पेशे से डॉक्टर भी हूँ, और अब राजनीतिक सामाजिक जीवन में लोगों से मिलना, उनकी बातें समझना, उनके दर्द को कम करने की कोशिश करना, ये मेरे जीवन का हिस्सा भी है और मेरी ज़रूरत भी है। तो दोनों का समायोजन कर कर मैं, मेरे जीवन का ये एक अभिन्न अंग बन चुका है कि मैं यहाँ आया है तो सवेरे 6, साढ़े 6 बजे उठने के बाद रात 12 बजे तक का मेरा जीवन इसी तरह से चल रहा है और मैं इसे जीवन से, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं इसमें आनंद प्राप्त करता हूँ। अपने कार्यों से आपने कहा कि चूँकि दिन भर का जो ये दिनचर्या है व्यस्तम, आप उसी से आनंद प्राप्त करते हैं। अब थोड़ा सा अगर सर, चूँकि आप राजनीति में हैं, हालांकि ये कार्यक्रम थोड़ा उससे अलग है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। रोज़गार के मुद्दे पर देश भर में बहुत चर्चाएं छिड़ी हुई है युवाओं को लेकर, और हमारा देश हिंदुस्तान जो है वो विश्व के मतलब युवा देशों के श्रेणी में प्रथम पंक्ति के प्रथम पायदान पर खड़ा है। इस समय में युवाओं के लिए क्या संदेश होगा, जो बेरोज़गार हैं या संघर्ष कर रहे हैं, जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश होगा? देखिए, बेरोज़गारी एक समस्या है और इस वक्त जो देश की स्थिति है, विश्व की स्थिति है, हम पूरे विश्व में बेहतर स्थिति में हैं। कोरोना काल के बाद बेरोज़गारी की व्यवस्था में और बदलाव आया है। धन्यवाद हमारी सरकार का और हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमें ये मूल मंत्र दिया कि हम नौकरी पाने वालों की लाइन में ना लगकर स्टैंड अप, स्टार्टअप, मुद्रा योजना के माध्यम से कहीं नौकरी देने वाले बन सकें। और मैं समझता हूँ वह प्रेरणा हमें उनसे लेनी चाहिए और नौकरी वालों की लाइन में ना लगकर हमें बेरोजगारियों की खाली समस्या का हिस्सा ना बनकर
बेरोज़गारी ख़त्म करने की दिशा में हमें कार्य करना चाहिए। आपके इस पूरे कार्यकाल में जेवर एयरपोर्ट की भूमिका बहुत अधिक है। लोग चर्चा करते हैं, बाकायदा मैं आ रहा था तो ऑटो में हमने ऐसे ही दो लोग और बैठे थे तो हमने उनसे पूछ लिया कि जेवर एयरपोर्ट पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने एक ही शब्द मुझे कहा था कि ये डॉक्टर महेश शर्मा का उनके पूरे कार्यकाल का जो है इस क्षेत्र को सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा उपहार है जो उन्होंने अपने कार्यकाल में दिया है। तो ये जेवर एयरपोर्ट बनाना और एक सपना देखना और फिर उस सपने को साकार करना, इसके लिए बहुत सारी मेहनतें करनी होती है, बिल्स और जो सरकारी पूरे महकमे का जो अपना प्रोटोकॉल है। तो ये कैसे आया दिमाग में और फिर इस पूरे जेवर एयरपोर्ट को मूर्ति रूप देने में कितनी परिश्रम हुई, क्या संघर्ष हुआ? देखिए, जेवर एयरपोर्ट जब मुझे नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली तो अपने कंस्टिट्यूंसी का हम लोग कर्जदार होते हैं कि हम वहाँ उस क्षेत्र के लिए क्या कुछ कर पाएँ। और मुझे लगा कि एक एयरपोर्ट से अपने इस क्षेत्र का, और ख़ासतौर पर जेवर क्षेत्र जो मेरी कंस्टिट्यूंसी का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, उस क्षेत्र में अगर जेवर एयरपोर्ट आ जाए, दिल्ली को एक दूसरे एयरपोर्ट की ज़रूरत थी। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO जिसे हम कहते हैं, वह हमें वार्निंग दे चुकी थी कि 2023 के बाद दिल्ली का हवाई अड्डा और हवाई क्षमता के लायक नहीं रहेगा। अब एक हवाई अड्डा आने में कम से कम 10 साल का समय लगता है। मैंने अपने प्रधानमंत्री जी से बात करी, उन्होंने तुरंत इस पर आदेश जारी किए कि एक एयरपोर्ट NCR क्षेत्र में होना चाहिए। कभी विषय आया कि भिवाड़ी में हो, रोहतक में हो, आगरा में हो, मथुरा के आसपास हो, लेकिन सबसे बेहतर जगह थी क्यों इतनी बड़ी लैंड बैंक यहाँ अवेलेबल था। ये एयरपोर्ट 5000 हेक्टेयर लैंड में बनने जा रहा है, जो दिल्ली हवाई अड्डे से 2.5 गुना, बम्बई हवाई अड्डे से लगभग 3.5 गुना है। समस्या थी कि 150 किलोमीटर में हवाई अड्डा नहीं बन सकता। दूसरा, बार बार ये कहकर इस प्रश्न को टाल दिया जाता था। जब मैंने ये प्रश्न उठाया कि सिविल एविएशन के रूल्स पूरे वर्ल्ड में एक जैसे हैं लगभग, जब वाशिंगटन DC जिसकी जनसंख्या कुल 70-75 लाख है, वहाँ 3 हवाई अड्डे हो सकते हैं। न्यूयॉर्क जैसे शहर की संख्या जिसकी 1 करोड़ से कम जनसंख्या है, उसमें 3-4 हवाई अड्डे हो सकते हैं। तो दिल्ली जिसकी जनसंख्या 6 करोड़, दिल्ली NCR की जनसंख्या 6 करोड़, तो उसमें एक हवाई अड्डे से कैसे बात बनेगी? और जब इस विषय को हमने सॉलिसिटर जनरल और उसकी इंटरप्रिटेशन की तो ये पाया गया कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 150 किलोमीटर के अंदर बन सकता है, जबकि दिल्ली हवाई अड्डे और इसके बीच की दूरी लगभग 74 किलोमीटर है। लेकिन उस वक्त दिक्कत थी कि हमारी सरकार प्रदेश में नहीं थी, प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, जो इस हवाई अड्डे को आगरा और मथुरा के पास ले जाना चाहते थे। और उन्होंने लिख दिया था कि दिल्ली हवाई अड्डे का प्रोजेक्ट उन्होंने एक्सटेंशन का, जेवर हवाई अड्डे का प्रोजेक्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया था। मैंने उनसे भी ये विषय रखा कि इस हवाई अड्डे की ज़रूरत है, अगर आपकी भी सहमति हो तो इस हवाई अड्डे पर आगे काम किया जा सकता है। वहाँ से सहमति हुई, हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसमें हमें अनुमति दी और फिर मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने इस काम को आगे बढ़ाया। आज वह काम शुरू हो चुका है। 2024 की शुरुआत में कम से कम 1 हवाई पट्टी, ये 5 से 6 हवाई पट्टी का हवाई अड्डा बनेगा, और जहाँ कार्गो भी होगा, जहाँ हवाई जहाज़ की मरम्मत का काम भी होगा। इन सारे कामों को देखते हुए मैं समझता हूँ ये मील का पत्थर जो साबित होगा, इस क्षेत्र का भविष्य बदल जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार और निवेश का बहुत बड़ा हब बनेगा ये, विदेशी निवेश का, कि विदेशी व्यक्ति चाहेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं उतरूँ, अपनी फैक्ट्री में काम करूँ, शाम की फ़्लाइट से मैं वापस निकल जाऊँ या 2 दिन रुक कर चला जाऊँ। तो मैं समझता हूँ ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सपना था, वो सपना पूरा हुआ। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, और धन्यवाद क्षेत्र के वो किसान जिन्होंने अपनी ज़मीन इसके लिए दी। अब थोड़ा सा इस पटरी से हटके एक प्रश्न होगा। अभी चूँकि बाहर से गंभीर और सौम्य दिखने वाले डॉक्टर महेश शर्मा, फिल्मों में कितनी रुचि है? फिल्म कितना देखना पसंद करते हैं, या कोई जो अभिनेता जिसके अभिनय को पसंद करते होंगे, या निजी जीवन में भी ऐसा कुछ जो प्रभावित करता होगा? देखिए, ये गलत सवाल आपने मुझसे पूछ लिया। मेरे मेडिकल कॉलेज से 500 मीटर की दूरी में 3 पिक्चर हॉल थे और हम क्लास बंक कर पिक्चर देखा करते थे। लेकिन जब से मैं इस प्रोफेशन के पिछले 35-40 वर्षों से, मेरा ये शौक़ मुझे छोड़ना पड़ा और मैं ईमानदारी से पिछले 30 सालों से मैंने कोई फिल्म नहीं देखी है। खेल में क्या रुचि है? खेल मेरे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। मैं सवेरे 1 घंटे से 1.5 घंटा अपने खेल को देता हूँ। बैडमिंटन खेलता हूँ, गोल्फ खेलता था, योगा मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। घर में, यहाँ नोएडा जैसी जगह में पिछले 40-35 सालों से
साहिवाल 15-16 गायें पाल रखी हैं। उनका दूध, उनका घी, उनका मक्खन, अपने खेतों से आया हुआ ऑर्गेनिक गेहूँ, चना, जौ मिलकर धुलकता है, उसका भोजन में घर में बनता है। वो मेरे जीवन की खुशियों में से एक है। परिवार में भी खुश हूँ। बेटा है जो स्वयं डॉक्टर है और ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर अब मेरा हाथ बटा रहा है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि मेरी जिम्मेदारियों से मैं पूरी तरह पिछले 10 वर्षों से मुक्त हूँ। बेटा डॉक्टर है, बहू भी डॉक्टर है, बेटी डॉक्टर है, दामाद भी डॉक्टर है और पत्नी भी डॉक्टर है। तो उन्होंने मुझे पूरी तरह से मुक्त किया हुआ है। रिटायर्ड ज़िंदगी में पेशे की तरफ से जी रहा हूँ। हिंदुस्तान बदल रहा है, ऐसी चर्चाएं होती है। अब हिंदुस्तान के इतिहास को फिर से लिखे जाने की बात चल रही है। बहुत जगह ये कवायतें चल रही है कि उस इतिहास में बहुत चीज़ों को, तथ्यों को छुपाया गया है। और फिल्म को लेके भी यह विवाद जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार ही चर्चा में रहता है। मीडिया रपटों के हिसाब से हम देखते रहते हैं ये चीज़। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हिंदुस्तान का जो इतिहास लिखा गया है उसमें कुछ तथ्य हमसे छुपाए गए और अब उस पर पुनः एक बार उसको प्रकाशित करने की आवश्यकता है? देखिए, मैं संस्कृति मंत्री रह चुका हूँ और ये मेरे ही मंत्रालय का हिस्सा था कि इतिहास की चीज़ों को संरक्षित करना और उन्हें रिव्यू करना। जो साधन उस वक्त नहीं थे, फोटोग्राफी नहीं थी, कैमरे नहीं थे, जिन जगहों से हम उनकी आयु नापते हैं, यानी अगर कोई चट्टान है वो कितने साल पुरानी है, तो ये नापने के साधन नहीं थे पहले। भूगर्भ के नीचे के कैमरे उपलब्ध नहीं थे। आज हम ऊपर रखकर सिर्फ कैमरे के माध्यम से एक अल्ट्रासोनिक विधि से हम ये पता कर सकते हैं कि आज 500 मीटर नीचे ज़मीन में क्या है। तो मैं समझता हूँ, और उस वक्त इतिहासकारों ने जो भी लिखा, कभी कुछ अपनी सुविधा, कुछ दबाव, या उन्हें किसी ने चैलेंज नहीं किया। अभी हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि इतिहास को रिव्यू कर अगर किसी ने कोई गलत बात की है तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उस इतिहास को ठीक कर दोबारा से लिखा जाना भी उचित होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को गलत इतिहास ना पढ़ने को मिले। एक आखिरी प्रश्न है, चूँकि समय की अपनी सीमा है, बहुत जद्दोजहद के बाद ये समय मिल पाया बात करने का। एक अभी कुछ दिनों से जो विवाद चल रहा है अलग अलग जगहों पर, धर्म को लेके, संस्कृति को लेके, वो ज्ञानवापी का मसला हो, अब या कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ करने की बात हो, ताजमहल को तेज़ो महाले करने की बात हो, तो क्या जिस विदेशी शासकों की बात की जा रही है या जिसका एक भूमिका बनाया जा रहा है, तो क्या नहीं लगता कि हिंदुस्तान अब उन चीज़ों से आगे निकल चुका है? 21वीं शताब्दी में हम खड़े हैं और कहाँ हम इतिहास की उन कब्रों को और उसको खोदने जा रहे हैं कि यहाँ क्या है। मतलब इस बात से कितनी सहमति है? ये देश के कुछ हिस्सों का राय है, कुछ लोगों का ऐसा राय है, कहना है उनका। आप इस बात से कितने सहमत हैं? देखिए, आज का भारत एक बदलता हुआ भारत है। विकास, सुशासन, आज ये हमारे जीवन का अंग बनना चाहिए। अपनी धार्मिक आस्थाएं, भारत जैसा एक विशाल देश जहाँ हर 150 किलोमीटर पर धर्म, जाति, संस्कृति, खान पान, पहनावा, बोली बदल जाती है। आखिरकार ऐसी कौन सी ताकत है जो 130 करोड़ भारतवासियों को एक सूत्र में बांधे हुए हैं? विश्व के कितने ही देशों में देखें तो वहाँ 90% जनता एक धर्म की होती है, ईसाईयत है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो सर्व समावेशी सोच रखकर, वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर, मैं समझता हूँ ऐसा अकेला देश है जो पूरे विश्व के अंदर अपनी पहचान बनाए हुए है। आज हमें भारत को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए की कल्पना करनी चाहिए और छोटी चीज़ों के अंदर हमें नहीं उलझना चाहिए। युवा दर्शकों के लिए, संघर्षशील साथियों के लिए, छात्रों के लिए क्या आखिरी संदेश होगा? देखिए, मजबूत इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की भावना अपने दिल में हो। मैं और मेरे से ऊपर उठकर मेरा ये देश, मेरा ये समाज जो मुझे मान, सम्मान और पहचान देता है, क्या अपने जीवन का कुछ हिस्से में मैं उनके लिए भी कुछ करता हूँ। इस सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें समय दिया। आप अभी सुन रहे थे, आशा उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा ये पूरा का पूरा बातचीत। और साथ ही साथ पूरे इस बातचीत का अगर सार निकालूं 2-4 पंक्ति में, तो एक मुझे बहुत अच्छी लाइन याद आ रही है। एक मशहूर शायर थे इलाहाबाद के, उनकी लाइन है, चलता रहूँगा अपने पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी
या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो आप अपने पथ पर चलते रहें, जो जिस चीज़ की अपेक्षा लेके चलते हैं, एक न एक दिन समय आएगा और लक्ष्य आपके कदमों को चूमेगी। आप देख लीजिए 10 न्यूज़, रंजन अभिषेक, नोएडा।